Pán prezident Zelenský má právo byť nervózny a je pod obrovským tlakom. ये थे यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको, जो 2 दिन पहले ही मॉस्को जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर आए हैं। तो इस विजिट की खासियत क्या है, क्या चर्चा इसमें हुई और इस विजिट से जेलेंस्की इतने नाराज क्यों हैं, ये सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको मेरे वीडियोस अब से यहां पर और एडुमेट चैनल पर मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो दोस्तों, स्लोवाकिया एक ऐसा देश है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और इसकी लोकेशन आपको मैं बता दूं तो बिल्कुल सेंट्रल यूरोप में ये स्थित है। इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। अपने ईस्ट में ये यूक्रेन के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ में पोलैंड के साथ, वेस्ट में चेक रिपब्लिक या चेकिया के साथ, उसके अलावा ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ भी इसका बॉर्डर है। इट्स अ कंप्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री। अब आबादी के अनुसार स्लोवाकिया काफी छोटा देश है। यहां की आबादी केवल 54 लाख है, विच इज इक्विवेलेंट टू आर अहमदाबाद और चेन्नई। लेकिन अपने आप में एक ये मेंबर कंट्री है यूरोपियन यूनियन का, साथ ही नेटो का भी, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। वो कौन सा यूरोपियन देश है जिसे कहा जाता है सनी साइड ऑफ द एल्प्स? तो एल्प्स पर्वत श्रृंखला आपको पता ही होगा कहां पर है, ये वाली है। अब इसके अंदर सनी साइड कौन सी है, थोड़ा गेस वर्क करो। आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में देने वाला हूं। यूसीएससी यानी अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आ रहा है इस साल का 29 दिसंबर को। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट यूसीएससी ऑफ द ईयर। इसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग प्राइसेस और स्कॉलरशिप जीतने को मिलेगी, तो इस टेस्ट के लिए जरूर एनरोल कीजिए। एनरोलमेंट के लिए कोड आप महिपाल इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे पहले कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एजुकेटर्स के साथ आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन अपने घर बैठे। तो इंग्लिश, हिंदी और हाइब्रिड यानी कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, तीनों तरह के कोर्सेज आपको यहां पर अवेलेबल होंगे। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और 1, 1.5 या 2 साल का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी और जो प्राइस वहां पर आपको नजर आ रहा है उसमें आप कोड लगा देंगे महिपाल, तो वो प्राइस कम हो जाएगा और जो भी बेस्ट डिस्काउंट है आपको अवेलेबल इस कोड से मिल जाएगा। सो डू चेक आउट द लिंक्स बिलो। ऑल्सो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मेंस क्लियर हो चुका है आपका, इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, तो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम को आप ज्वाइन करिए हमारे। और ऑप्शनल के बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, इन्हें भी आप देखिए। देश के टॉप ऑप्शनल फैकल्टीज यहाँ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। आइए अब शीत युद्ध के समय की बात करते हैं। तो जब सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था, कोल्ड वॉर का समय था, उस समय चेकोस्लोवाकिया एक ईस्टर्न ब्लॉक कंट्री था। तो ये सोवियत यूनियन के उन 15 देशों में नहीं था। इट वॉज अ इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन पेपर, लेकिन इसकी मोर और लेस फॉरेन पॉलिसी मॉस्को से चलती थी। तो ये जो ईस्टर्न ब्लॉक्स की कंट्री हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यही देश हुआ करते थे, रोमानिया, बल्गारिया भी थे। ये देश अपनी विदेश नीति पूरी तरह से सोवियत यूनियन के अनुसार चलाते थे और इन्हें कहा जाता था ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज। और इधर वेस्टर्न यूरोप एक अलग खेमे में था, जिसको नेटो या फिर यूएसए लीड कर रहा है। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन होता है, उसके बाद इस देश के ऊपर से सोवियत यूनियन की पकड़ खत्म हो गई, रशिया की पकड़ खत्म हो गई और इस देश में भी एक छोटा सा आंदोलन होता है। ज्यादा हिंसक आंदोलन नहीं था, इट वॉज अ कलर रेवोल्यूशन, वेलवेट रेवोल्यूशन कहते हैं उसे। और ये देश भी 2 हिस्सों में बंट गया, तो उनके भी आपस में कुछ टकराव थे, तो इसीलिए चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया ये 2 अलग कंट्री बन जाते हैं। तो इस मैप में आप देखेंगे यहां पर, यह है चेक रिपब्लिक और यह है स्लोवाकिया। अब ये दोनों ही देश नेटो सदस्य बनना चाहते थे या इन्हें जबरदस्ती बनवा दिया यूएसए ने आफ्टर फ्यू इयर्स। तो अगर आप देखें 2004 में स्लोवाकिया बन जाता है एक नेटो मेंबर। इनफैक्ट 2004 में अगर आप देखें तो नेटो ने काफी एक्सपेंशन किया था ईस्टर्न यूरोप में। बाल्टिक कंट्रीज को अपने साथ जोड़ लिया, रोमानिया, बल्गारिया को जोड़ लिया, स्लोवाकिया को जोड़ लिया। तो कई देशों को यहां पर जोड़ा गया नेटो के साथ 99 टू 2004 के बीच में, और इससे रशिया काफी घबरा जाता है। अभी कलर रेवोल्यूशंस क्या है, इसकी चर्चा मैंने 2 दिन पहले अपने वीडियो में करी थी, तो आप जाकर उसे भी एक बार देख सकते हैं। आज की स्थिति यह है कि नेटो ने इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में इतनी मिसाइलें तैनात कर दी है कि वो रशिया के बहुत अंदरूनी इलाकों तक स्ट्राइक कर सकती हैं। लेकिन आज भी इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की एक दुखती रग रशिया के कंट्रोल में है, और वो है नेचुरल गैस। देखिए, गैस हमारे लिए केवल चूल्हा जलाने के काम में आती है, लेकिन इन यूरोपियन कंट्रीज में इतनी ठंड पड़ती है कि इससे ये अपने घर गर्म रखते हैं। कॉलेजेस, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, जो पब्लिक बिल्डिंग्स है उनको गर्म रखा जाता है। तो गैस के बिना ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये मध्यकालीन इतिहास तो चल नहीं रहा कि आप लकड़ियां जला जलाकर अपने कमरों को गर्म कर लेंगे। तो आज के समय में मॉडर्न जो बिल्डिंग्स हैं वो सभी गैस के ऊपर हीट होती हैं, बिल्डिंग्स गर्म रहती हैं, जिससे लोग सर्दियों को सर्वाइव कर सकते हैं। वरना आप पहले के समय में देखें तो सर्दियों में वहां ज्यादा काम होता नहीं था, कुछ नहीं होता था, सब अपने घर में दुबक के बैठ जाते थे। आज के समय ऐसा नहीं होता है, सारी गतिविधियां चालू रहती है बिकॉज ऑफ द
इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें प्रमुख है रशियन गैस। तो गैस इनके लिए अपनी इकोनॉमी चलाने का बहुत बड़ा जरिया है, इंडस्ट्रियल बर्नर्स वगैरह भी इस पे चलते हैं। तो अगर आप देखें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, तो इनकी ऑलमोस्ट मेजर सप्लाई रशिया से आती है। तो रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया था 2022 फरवरी में, उससे जस्ट पहले के ये आंकड़े हैं, तो देखिए स्लोवाकिया की ऑलमोस्ट 70% गैस कहां से आ रही है? रशिया से आ रही है। तो ये सारे ही कंट्रीज इनके ऊपर निर्भर हैं, रशिया के ऊपर। और चीजें बदलनी शुरू होती है आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। तो रशिया ने जब से यूक्रेन पर हमला किया, तब से इनकी गैस आपूर्ति पर एक विराम लग गया। इसी बीच यूक्रेन के ऊपर समस्या यह आती है कि जब इस पे हमला हुआ तो यहां के कई लोग भागकर पड़ोसी देशों में जाने लगे, विच लेड टू द यूक्रेनियन क्राइसिस। तो देखिए यूक्रेन की युद्ध के पहले आबादी थी लगभग 4.5 करोड़ के आसपास, आई थिंक 4.3 करोड़ कुछ आबादी थी इनकी। और अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 2024 के, वो बताते हैं कि अब इनकी आबादी है 3.75 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 50 लाख या फिर 60 लाख लोग अब रेफ्यूजी बन गए हैं, यूक्रेन से भागकर वो दूसरे देशों में चले गए हैं। और इनमें अगर आप सबसे प्रमुख देश देखेंगे, यूक्रेन, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 6 मिलियन रेफ्यूजीज हैं, तो इनमें सबसे बड़ा देश है जर्मनी, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो जर्मनी में 1 मिलियन प्लस लोग रह रहे हैं, और स्लोवाकिया जैसे देश में भी 1.25 लाख रेफ्यूजीज हैं। अब 1.25 लाख इनके लिए बड़ा नंबर है, आप याद रखना, इनकी आबादी ही कुल मिलाकर 54 लाख है, 54 लाख आबादी, और 1.25 लाख इन्होंने यूक्रेनियन विस्थापितों को अपने यहां जगह दी है। इनफैक्ट इतना दिल खोल दिया इन्होंने कि यूक्रेनियंस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, उनको वर्क वीजा दे दिए कि आप यहां पर आओ, नौकरी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो वहां पर बड़े आराम से रह रहे हैं। तो यूक्रेन स्लोवाकिया के बीच में संबंध ठीक ठाक थे। प्रॉब्लम आनी शुरू होती है जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, तो गैस की कमी देखने को मिलती है। स्पेशली द 2022-23 विंटर, इट वॉज ब्रूटल, क्योंकि एक तो रशिया से गैस नहीं आ रही है, गैस महंगी पड़ रही है, यूक्रेन आने नहीं दे रहा है, तो इसके कारण इन देशों की हालत खराब होती है। इनफैक्ट जर्मनी जो है, उसने तो रशिया से गैस नहीं खरीदकर अपनी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस डाल दिया है। जर्मनी की इकोनॉमी लगातार नीचे गिरती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और आप वहां पर एक्सपेंसेस देखिए, सभी जगह बिजली महंगी हो गई है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में बिजली का उत्पादन भी ये लोग गैस के माध्यम से करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स इन यूरोप जो रशिया की गैस पर निर्भर हैं। तो आप देखिए भारत में इलेक्ट्रिसिटी कितनी, क्या रेट पर मिल रही है आपको, ये पर मेगावाट आवर की प्राइसेस हैं। और इसमें आप देखिए यूके का प्राइस, जर्मनी का प्राइस, इटली का। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रशिया के विरोधी यही है, इसीलिए इनके यहां पर गैस ज्यादा महंगी हो रही है। और बाकी देश जो हैं वो इस महंगाई को झेल नहीं पा रहे हैं। तो जर्मनी, यूके जैसी बड़ी इकोनॉमी फिर भी इस सेटबैक को झेल पा रही है, लेकिन दूसरे देश नहीं झेल पा रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंडिया के साथ बड़ा अच्छा होता है कि इंडिया ने रशिया से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर लिया। हमें तो फायदा है, दूसरे देश नहीं खरीद रहे थे, तो हमने इनका ऑयल खरीदना शुरू किया, रिफाइन करना शुरू किया। इंडिया की प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही कंपनीज को बराबर फायदा हुआ है। पिछले 3 साल से आप कोई भी इंडिया की पीएसयू या फिर प्राइवेट ऑयल कंपनी का रेवेन्यू उठा के देख लीजिए, या फिर उनका डिविडेंड देख लीजिए कितना बढ़िया आ रहा है। तो शानदार डिविडेंड इनको मिल रहा है, शानदार प्रॉफिट्स इनके हो रहे हैं। ऑल द प्राइवेट एंड पब्लिक ऑयल कंपनीज इन इंडिया आर इन प्रॉफिट, कारण रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा है। आप देखिए हमने निर्यात और आयात कितना बढ़ा दिया है, इंपोर्ट कितना ज्यादा बढ़ गया है हमारा, ये ब्लैक कलर की लाइन उसे दिखा रही है। दूसरी ओर यूरोप में एक आम नागरिक के लिए जीवन बहुत ही कठिन होता जा रहा है। इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट ने रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रकाशित करी जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने लोग कोविड से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग ठंड से मर गए इन 2022-23 विंटर। इसी माहौल में 2023 में, आज से लगभग 1 साल और 3 महीने पहले, स्लोवाकिया में होते हैं चुनाव और वहां पर रॉबर्ट फीको पावर में आ जाते हैं। रॉबर्ट फीको जो है ये एक लेफ्टिस्ट नेता है, ये पॉपुलिस्ट लेफ्टिस्ट नेता है, लेकिन ये चाहते हैं कि युद्ध बंद हो। ये युद्ध के खिलाफ हैं। ये कहते हैं कि यूक्रेन की इतनी ज्यादा हमें सहायता नहीं करनी चाहिए रशिया के खिलाफ, इतना रशिया को नाराज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने पावर में आने के बाद अपने ही देश की हालत खराब होने के कारण कहा कि अब हम यूक्रेन की और मदद नहीं करेंगे। ये यूरोपियन यूनियन के सारे देश मिलकर यूक्रेन की काफी मदद करते हैं फाइनेंशियली, मिलिटरीली, लेकिन इन्होंने कहा कि भैया हमसे अब और ना हो पाएगा। हाथ जोड़ लिया इन्होंने यूरोपियन यूनियन के सामने। और धीरे धीरे देखा जा रहा है कि ये प्रो रशियन बातें कहते जा रहे हैं, एंड ये नेटो की और यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी या एकता के खिलाफ एक थ्रेट देखा जा रहा है। तो इनको ऐसा लगता है, नेटो मेंबर्स को लगता है कि अगर हम में से एक देश भी जाकर रशिया के साथ अच्छी डील कर लेता है या फाइनेंशियली उनका साथ दे देता है, तो ये हमारी एकता में, अखंडता में कहीं ना कहीं कमी है। तो यही प्रॉब्लम्स देखो दूसरे देशों के साथ भी आ रही थी। ये ईस्टर्न ब्लॉक वाले, हंगरी जो कंट्री है उसके साथ भी आई थी, ऑस्ट्रिया के साथ भी आई। तो ये लोग भी जाकर मॉस्को में मिलकर आ चुके हैं। इनफैक्ट दे आर द ओनली 2 वेस्टर्न कंट्रीज जिनके नेता जाकर पुतिन से मिले हैं पिछले 3 सालों में, एंड तीसरे नेता अभी ये रॉबर्ट फीको बन चुके हैं। अच्छा, इसी कारण से फीको पर
हमला भी होता है, जानलेवा हमला होता है, इनका असैसिनेशन करने की कोशिश करी गई। और जिस व्यक्ति ने इन पर हमला किया था उसने कहा कि मुझे पसंद नहीं आ रहा कि हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन की मदद करना कैसे बंद कर सकते हैं, आई वॉन्ट देम टू हेल्प यूक्रेन, इसीलिए इसके ऊपर मैंने गोली चला दी, ऐसा कहा गया उस व्यक्ति के द्वारा। और इनफैक्ट फीको भी ये कह रहे हैं कि मुझे इसीलिए टारगेट किया गया है क्योंकि मैं रशिया के साथ संबंधों को फिर से नॉर्मलाइज करना चाहता हूं, स्थापित करना चाहता हूं, और यूक्रेन को और ज्यादा मिलिट्री मदद नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। वी एज अ कंट्री डू नॉट हैव द फंड्स टू हेल्प यूक्रेन राइट नाउ। और यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर इस तरह की बात कोई बोल देता है तो उसे अलग थलग करके रखा जा रहा है, ऐसा रॉबर्ट फीको ने कई बार कहा है। इनफैक्ट फीको ने रिसेंटली अभी यह भी कहा कि जेलेंस्की मुझे रिश्वत दे रहे हैं कि तुम मुझसे 500 मिलियन यूरोज ले लो और बदले में तुम हमारी मदद करो और यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने के लिए आप वोट डालिए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि नेटो को मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए यूक्रेन को। रॉबर्ट फीको का कहना था दैट नेटो शुड नॉट एक्सपांड एनी मोर, क्योंकि यही तो मेन प्रॉब्लम है रशिया की कि नेटो इतना एक्सपांड हो रहा है, यूक्रेन को अपना सदस्य बना लेगा तो भैया हम कहां जाएंगे, हमें भी तो अपनी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। तो फीको कहते हैं कि यूक्रेन को हमें मेंबर नहीं बनाना चाहिए नेटो का, और ये खुद नेटो के मेंबर हैं तो इनकी बात सुनी जाती है, मेंबर्स की बात तो सुनी जाएगी। तो ऐसा कहा गया कि जेलेंस्की इन्हें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। यह हालांकि प्रूवन नहीं है, इन्होंने ही ऐसी बात कही थी एक इंटरव्यू के अंदर, नॉट इंटरव्यू, इन्होंने बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली ये बात कही है कि मुझे 500 मिलियन यूरो की ब्राइब देने की कोशिश करी गई। तो अब इस माहौल के अंदर ये पुतिन से जाकर क्यों मिले हैं? एक ही आंसर है उसका, गैस। तो रशिया की सस्ती गैस इन्हें चाहिए, तो गैस आती कहां से है? तो इनकी गैस रशिया से पाइपलाइन के माध्यम से होते हुए यूक्रेन के थ्रू इस देश स्लोवाकिया तक पहुंचती है। आप कहोगे सर रशिया यूक्रेन का तो युद्ध चल रहा है, इनमें गैस की सप्लाई कैसी हो रही है? जी हां, युद्ध के बावजूद गैस की सप्लाई पिछले 2 साल से जारी है, क्योंकि इनके एग्रीमेंट लंबे लंबे बने हुए होते हैं, 5 साल 10 साल गैस सप्लाई के। तो 2024 के एंड तक का इनका एग्रीमेंट हो रखा है, और उस एग्रीमेंट में बीच में यूक्रेन को भी पैसा मिलता है। तो रशिया से गैस निकलती है, 2 पाइपलाइन के माध्यम से यहां स्लोवाकिया तक पहुंचती है, और बीच में यूक्रेन को इसे ट्रांसपोर्ट करने का पैसा मिलता है। 2023 में यूक्रेन को 800 मिलियन यूरोज मिले हैं एज द फीस, ट्रांसपोर्ट बीच में करने का जो पैसा होता है, 800 मिलियन इन्होंने पैसा कमाया यूक्रेन ने। तो गैस किसकी? रशिया की। इस्तेमाल कौन कर रहा है? स्लोवाकिया। बीच में ट्रांसपोर्ट कहां से हो रही है? यूक्रेन से, और उसका पैसा यूक्रेन को मिल रहा है, और दोनों लड़ भी रहे हैं, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी चल रही है। लेकिन रिसेंटली जेलेंस्की ने यह कहा कि बस अब और नहीं, आगे हम इस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते कि इस गैस सप्लाई से रशिया का फायदा हो, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा बेनिफिट इस पूरी डील में रशिया का हो रहा है, क्योंकि जिसके पास प्राकृतिक संसाधन है वही सबसे ज्यादा पैसे वाला हो जाता है। तो इस डील में रशिया को बहुत फायदा हो रहा है, और हम नहीं चाहते कि रशिया को फायदा हो। कोई बात नहीं, हमारे 800 मिलियन जाए तो जाए, स्लोवाकिया ठंड में उनके लोग परेशान हो तो हो, हमें और पैसा रशिया को कमाने नहीं देना है। तो इसीलिए अब उनका कहना है कि ये वाली डील्स हम कैंसिल करेंगे, इस डील को 2025 में हम रिन्यू नहीं करेंगे। और इसी को साइड स्टेप करने के लिए ये पहुंच गए, फीको पहुंच गए पुतिन से बात करने कि हमें गैज़प्रोम यानी कि जो रशिया की कंपनी है उनके साथ एनर्जी एग्रीमेंट करना है, किस तरह से किया जाएगा और कैसे यूक्रेन पे दबाव बनाया जाए कि आप ये एग्रीमेंट चलने दीजिए। तो स्लोवाकिया और हंगरी दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है, और स्लोवाकिया आगे चलकर रशियन गैस के लिए जाकर पुतिन से मिलकर आ गया है। डेफिनेटली यूएसए, यूके, ये सभी देश इनसे नाराज होने वाले हैं। अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? मान लो ये रशिया से लड़ाई चल रही है इन लोगों की, तो क्या करना चाहिए? अमेरिका कहता है कि हमारी गैस खरीद लो, और हमारी गैस थोड़ी सी महंगी है, पर आपको देखो खरीदनी तो पड़ेगी, उसूलों का सवाल है। तो इन्हीं उसूलों के सवाल पर यूएसए पिछले 3 साल से महंगे ऑयल और गैस यूरोप को बेचे जा रहा है, और यूरोप खरीदे जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या ये डील कंटिन्यू होती है, यूक्रेन मानता है या नहीं मानता है। अगर यूक्रेन को पैसे की जरूरत हुई, उसे बीच में पैसा चाहिए, तो वो इसे कंटिन्यू करेगा, ऐसा माना जा रहा है। नहीं तो फिर वो स्लोवाकिया के ऊपर दबाव बनवाएगा फ्रॉम यूएसए कि नहीं, आप ये डील कैंसिल ही कर दो और यूएसए से महंगी गैस और ऑयल खरीदिए। जो मैंने शुरुआत में सवाल पूछा था, सनी साइड ऑफ द एल्प्स कहते हैं एक कंट्री जिसका नाम है स्लोवेनिया। तो दोनों देखिए पास पास में ही है, तो दोनों के झंडे भी एक जैसे हैं। इनफैक्ट अब आप बताओ इनमें से किसका झंडा स्लोवेनिया का है, कौन सा स्लोवाकिया का है? तो देखो स्लोवेनिया समुद्र के तट के किनारे है, इट इज अ कंट्री दैट इज हैज एक्सेस टू सी। तो इसके झंडे में थोड़ा सा समुद्र जैसी कुछ लहर बनी हुई है, ऐसे याद रख लेना। और यहाँ स्लोवाकिया के झंडे में कोई पानी या लहर नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है इनके झंडे में, ठीक है। तो ये रहा स्लोवेनिया, ये रहा स्लोवाकिया, दोनों पास पास में ही है, लेकिन दोनों में कल्चरली काफी डिफरेंसेस हैं। ये पूर्ववर्ती युगोस्लाविया देश का हिस्सा हुआ करता था, और आज ये दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से, यूरोप के भी सबसे सुंदर देशों में से एक माना जाता है। बाय द वे, मैंने कह तो दिया कि इनको समुद्र का एक्सेस मिला हुआ है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इनके पास केवल 20 किलोमीटर की तट रेखा है, बाकी पूरा इनका तट क्रोएशिया ना यहाँ पर क्रोएशिया के हिस्से में आ गया था। तो स्लोवेनिया हैज अ वेरी स्मॉल कोस्ट लाइन, बट स्टिल इट इज नॉट लैंड लॉक्ड लाइक स्लोवाकिया। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।